दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि क्या कोई रजिस्टर्ड वसीयत, क्योंकि बहुत ज्यादा इस संबंध में चर्चा होती है, लोगों में भ्रांतियां हैं कि अगर कोई वसीयत रजिस्टर्ड है तो वो निरस्त नहीं हो सकती और उसके आधार पर लोग उसको दाखिल खारिज करा लेते हैं और बिल्कुल अपने में निश्चिंत हो जाते हैं। दोस्तों प्रश्न ये है कि क्या कोई वसीयत अगर रजिस्टर्ड है और उसका दाखिल खारिज हो गया है, माने जिस संपत्ति की वसीयत है उस संपत्ति का उस वसीयत के आधार पर म्यूटेशन भी हो गया है, तो इसके बाद क्या वो वसीयत निरस्त कराई जा सकती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर हानेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है। दोस्तों आज चर्चा करते हैं हानेबल सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की जिसमें एक वसीयत पहले निर्मित होती है, रजिस्टर्ड होती है और उस वसीयत के आधार पर जिन लोगों के पक्ष में वो वसीयत थी उन लोगों का म्यूटेशन भी हो जाता है, माने उनका नाम राजस्व अभिलेखों में माने खसरा खतौनी में दर्ज हो जाता है और ऑर्डर यही लिखा जाता है कि वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक सो एंड सो के आधार पर इन लोगों का नाम खसरा खतौनी में दर्ज किया जाता है तहसीलदार की अदालत से, और इसके काफी दिनों बाद उसको चैलेंज किया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस वसीयतकर्ता का लीगल हियर्स है या वैधानिक प्रतिनिधि है या उत्तराधिकारी है। दोस्तों उस मुकदमे में जो ट्रायल कोर्ट है, माने ऐसा मुकदमा या तो सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां दाखिल होगा या सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां दाखिल होगा, वो तो प्रॉपर्टी के उस पर निर्भर करता है, उसकी कीमत पर। तो ऐसे मुकदमे को सुन करके और जो लोअर कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट थी, सिविल कोर्ट थी, उसने उस वसीयत को निरस्त कर दिया, शून्य करनी हो गई, माने उसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया। इसके बाद मामला फर्स्ट अपील में डिस्ट्रिक्ट जज के यहां पहुंचता है। डिस्ट्रिक्ट जज उस मामले को अलाउड कर देते हैं और वो वसीयत को इन्फोर्स कर देते हैं। फिर वो मामला हानेबल हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट में भी सफलता नहीं मिलती, तब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और हानेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसे मुकदमे का जजमेंट करते समय ये कहते हैं कि वसीयत जब तक साबित नहीं होती तब वो वसीयत नहीं होती है। केवल वसीयत के रजिस्टर्ड होने से वसीयत को वसीयत नहीं माना जा सकता। वसीयत को साबित करने के लिए जो आवश्यक इसेंशियल हैं, आवश्यक तत्व हैं, वो होने बहुत आवश्यक हैं। दोस्तों केस का नाम है धनीराम। धनीराम की डेथ हो गई थी थ्रू लीगल हियर्स, उनके ये मामला आया था एंड अदर्स वर्सेस शिव सिंह। ये इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, दे दूंगा। तो इस मुकदमे में यही मामला हुआ था और इसमें जो गवाह थे वो गवाह होस्टाइल हो गए थे, माने उन्होंने उस गवाह ने उस वसीयत को वहां सिद्ध नहीं कर पाया था। दोस्तों वसीयत को साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट में सबसे पहले उन दोनों गवाहों में, जो चूंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट का नियम है कि दो गवाहों द्वारा ही कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या रजिस्टर्ड डीड या कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रमाणित होता है, इसके बाद ही वो रजिस्टर होता है। तो वसीयत के मामले में उन दो में से कोई एक व्यक्ति जब तक न्यायालय में आकर के ये नहीं कहता है कि ये वसीयत मेरे सामने लिखी गई और मेरे सामने नहीं लिखी गई तो मैंने इसमें जिसने वसीयत की है उसको हस्ताक्षर करते हुए देखा है, और ऐसे गवाह के ये कहने के बाद उसमें जो अपोजिट पार्टी है उससे क्रॉस एग्जामिन करे, वो उसकी सत्यता को परखे कि क्या वास्तव में इस व्यक्ति के सामने वसीयत निष्पादित की गई थी और वसीयतकर्ता ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और अगर दोनों व्यक्ति जो उसमें उस वसीयत में गवाह हैं उनमें से कोई एक नहीं आ पा रहा है, दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है या वो नहीं आ रहे हैं, उपस्थित नहीं हो सकते, तो उनके हस्ताक्षर उस पर प्रमाणित होने के लिए उनके कोई परिजन एज ए सेकेंडरी एविडेंस आकर के न्यायालय को बताएं कि हाँ ये हस्ताक्षर फला के है और ये इस तरीके से हस्ताक्षर करते थे। दोस्तों जब तक वसीयत
न्यायालय में प्रमाणित नहीं होती है, वो भले ही रजिस्टर्ड हो, वो अमान्य हो जाएगी, नल एंड वाइड हो जाएगी। और इस मामले में हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 63, 68 एंड 71 एविडेंस एक्ट ये वसीयत के संबंध में है, और तीनों में जो प्रक्रिया दी है वसीयत को साबित करने की, जब तक वो पूरी नहीं होती है तब तक ये माना जाएगा कि ये वसीयत शून्य है, और ऐसी संपत्ति जो उस संपत्ति वसीयती है, उस संपत्ति में अंकित की गई है, जिन व्यक्तियों के पक्ष में वसीयत की गई है, उनको ना मिल करके उसके जो भी वैधानिक प्रतिनिधि और वैधानिक उत्तराधिकारी हैं उनको दी जाएगी। अब दोस्तों, उत्तराधिकारी कौन है? ये उत्तराधिकार अधिनियम में दिया हुआ है, और अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसमें उत्तराधिकारी जो हर राज्य में राजस्व संहिता है वहां की, उस राजस्व संहिता में दी है। उस राजस्व संहिता में जैसे अपने उत्तर प्रदेश में है और हर राज्य में है, तो उस राजस्व संहिता में एक स्पेसिफिक धारा है, उसमें 3 श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी, द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी और तृतीय श्रेणी के उत्तराधिकारी। उन उत्तराधिकारियों में ऑटोमेटिक वो जमीन भेज चली जाएगी, और अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। दोस्तों, अगर वसीयत का कोई ऐसा मामला आपके संज्ञान में है, आपको लगता है कि फर्जी तरीके से किसी को मिला करके और वसीयत डिस्पोज करा ली गई है, तो आप ऐसी वसीयत को निरस्त कराने के लिए सिविल में मुकदमा ला सकते हैं, और उस मुकदमे के आधार पर उस वसीयत को निरस्त करा सकते हैं। नमस्कार।